कल कैग पढ़ा था हमने, कैग कंप्लीट हो गया था। अच्छा, संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन, कल 3 विधियां पढ़ ली थी ना। पहली विधि क्या कहती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा का साधारण बहुमत हो। छोटे मामले, बहुत छोटे मामले जिनसे ना जीवन पे असर आए, ना राज्य पे, ना देश पे। दूसरा था लोकसभा प्लस राज्यसभा का विशेष बहुमत, जिसमें देश पे असर पड़ सकता है, थोड़े चांसेस हैं। तीसरा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आधी विधानसभाओं का बहुमत, इनका विशेष बहुमत और उनका बहुमत। ये बहुत बड़े मामले थे। जीएसटी याद है तुम्हें? जीएसटी पे ये कंडीशन मांगी थी, क्योंकि जीएसटी राज्य पे भी प्रभाव डालता और देश पर भी। अगर कोई मुद्दा ऐसा है जिससे हर एक के जीवन पे प्रभाव आएगा, तीसरी कंडीशन। एक खास बात यह है कि यहाँ लोकसभा प्लस राज्यसभा की कैसी बैठक पॉसिबल नहीं है? संयुक्त बैठक। कौन सा आर्टिकल है इनसे जुड़ा? ये कहाँ से लिया था? ये इसका 108 यहाँ वैलिड नहीं है। संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 है। कल हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था ना, इसके अमेंडमेंट के नंबर्स रह गए थे। अभी तक 2021 तक 1 से लेके कितने अमेंडमेंट हो गए? 104वां। सारे कभी नहीं आते, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है, जैसे 10वां है, 12वां है, 35वां, 36वां और 69th है, 36 है, 26वां, ये सारे पढ़ लेंगे। चलो देखो जरा, पेज नंबर कितने तक पहुंच गए थे हम? 129। 28 चेक करो, पूरा था। 29 पूरा था और 30 पे शुरू करना था आज, है ना। पेज 130, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हमें ये टॉपिक याद नहीं होता। ये टॉपिक सुन के याद आते हैं, समझ में आते हैं। जो शब्दों को पकड़ लेंगे उनके लिए आसान है, वरना ये टफ है। और तुमने कितनी बार देखा होगा, क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए वो कह दें कि भारत में प्रीवी पर्स निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिए गए, तो ये याद होने चाहिए कि कौन सा था, बताना। 26वां था। 1970s में 26वां था। चलो पेज 130 पर आ जाओ। पहला टिक करना, पहला संविधान संशोधन 1951। भाई ये बातचीत नहीं करनी, बिल्कुल भी आगे। पहला पॉइंट टिक करो, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने। तो मेन वर्ड्स टिक कर लो, समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति से संबंधित। डबल टिक करना। तुम्हें याद है एक भाग में कुछ नया चेंज हुआ था? भाग 12 में एक आर्टिकल था पहले 31 और 19F, वो उठा के कहाँ चले गए? 300। वो आगे जाके जाएंगे जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से उठा के कानूनी बनेगा। लेकिन उससे पहले भूमि का अधिग्रहण भी तो किया जाएगा पहले ही साल में, आजादी के संविधान के लागू होने के बाद। वो ये वाला अधिकार है। इसके बाद चौथी लाइन टिक करना, संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहला चेंज कौन सी अनुसूची लेकर आया? 9वीं, क्योंकि 8 तो मौलिक में थी हमारे। इसके बाद 7वें संशोधन पे आ जाओ, तीसरा छोड़ दो, नहीं पूछते, 7वें पर आओ। 1956 क्या हुआ था? 56 में भारत में भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हुआ था। कौन था वो? क्या नाम था उसका? फजल अली, पणिक्कर और कुंजरू। किसकी डेथ के बाद ये करना पड़ा था? रामुल्ला। 56 दिन भूखा रह के हैदराबाद में मर गया था वो लीडर। टिक कर लो, 7वां संशोधन 1956, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद पढ़ लो बस। पहले की 3 श्रेणियां थी, अ ब स। अगर तुम्हें याद हो, कमिश्नरी प्रांत से ABCD, देशी रियासतें थी 565 और ब्रिटिश शासित भारत। ये अ ब स वही तो थे, लिखना मत, अब सिर्फ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें आगे टिक करना, तीसरी लाइन पीछे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। यानी 56 में आपके देश में 2 चीजें बनी, राज्य और यूटी। किसके कहने पर? फजल अली आयोग। कितने स्टेट बने? 14। और कितने यूटी बने? 6। लिख लो यहाँ, 14 + 6, जहाँ लिखा है ना केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित, 14 + 6। वैसे फजल अली ने कहा था 16 और 3 बना लो, थोड़ा चेंज करके हमने 16 और 6 बनाए, 14 और 6। इसके बाद आ जाओ 10वां संशोधन। देखो
2-3 छोड़ के 10वां दिया है, टिक करना। 1961 क्या खास हुआ था? गोवा को हमने वापस ले लिया, किससे? पुर्तगालियों से, टिक कर लो। पुर्तगाली उपनिवेश दादर नागर हवेली भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसी से अगला है 12वां, तो 10 और 12 सेम जैसे ही लगेंगे। 62 में हुआ पहली अनुसूची में संशोधन कर गोवा दमन दीव को यूटी के रूप में शामिल किया गया। तो गोवा पहले क्या बनाया था हमने? यूटी, बाद में क्या बना है? राज्य। 19 कब बना बताओ? 87 में जाके फिर इसको शामिल किया। 13वां संशोधन टिक कर लो। नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत थे? अगर जम्मू कश्मीर विशेष कहें तो 370, बाकी कोई विशेष कहें 371। 71 भी तो विशेष है, बाकियों का विशेष। तो ये टिक कर लो, नागालैंड पूर्ण राज्य का दर्जा। 14वां संशोधन टिक करना। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया गया। पौंडीचेरी किन 3 राज्यों में फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कितने जिलों में? 4। माहे केरल में, करिकाल और पुदुचेरी तमिलनाडु में, और यनम माहे इसमें आंध्र प्रदेश में। टिक कर लो, ये 12वां संशोधन हो गया। और 13वां 14वें को हम टिक कर रहे हैं, पुदुचेरी को भारत में। ठीक है, इसके बाद सिर्फ पढ़ेंगे। इसके द्वारा हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, सिर्फ पढ़ना है। गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, इनमें मंत्री परिषद की स्थापना। टिक मत करना ये। 18वां संशोधन टिक करना, ये काम का 1966। कौन सा नया राज्य बना? हरियाणा। और ये टूट के पंजाब से अलग हुआ, यूटी भी बन गया है। कौन से वाला? चंडीगढ़। अंडरलाइन कर लो। पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए और चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। किस दिन था ये? 1 नवंबर 1966। वैसे यूटी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, पंजाब के अंदर, लेकिन उसको यूटी माना जाता है। अगले पेज पर आ जाओ। 22वां संशोधन। 22वां नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट में पहले एक ही राज्य था, कौन सा? असम। उसी से काट छांट के हमने अलग अलग बनाए। टिक करना। पूर्वोत्तर में असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। मेघ त्रिमणि इकट्ठे बनेंगे ये। इसके बाद 26वें संशोधन पे आ जाओ, ये काम का है। 26वां इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी की पावर का मिसयूज था ये। 1971 भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों, डबल टिक करना, देशी राजाओं की उपाधियों और उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। ये प्रीवी पर्स क्या फंडा था? जब ये 565 भारत से अलग होने का प्लान कर रहे थे तो एक लालच दिया गया कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को इंडिया का हिस्सा बनाते हैं तो हम आपको बहुत सारे पैसे 1 साल में देंगे। उस टाइम पे लाखों करोड़ रुपए हर साल दिए हमने। वो हमने का मतलब है हमारी जनता ने टैक्स दिया सरकार को और सरकार ने इनको कि तुम हमारे देश का हिस्सा बने हो ना, लो ये पैसे तुम्हारे हर साल। और उसको कहा गया ये प्रीवी पर्स है। खास बात ये कि इस प्रीवी पर्स पे उनका क्या नहीं लगता था, तो वो देश के लोगों के पैसे को लेके 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 8 लाख रुपए अपने बक्सों में भरते रहे। ऐसा आजादी के बाद से चलता रहा, 1950 से, क्योंकि 48 से 50 ही पटेल ने पूरे देश को एक बनाया था। और 19 लगा लो 70 तक 20 सालों से लगातार देश का पैसा किसके पास जाता जा रहा है? इन राजाओं के पास। तो अब वो रुकेगा 26 में से। टिक कर लो ये। भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों और उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो पूछेंगे प्रीवी पर्स किसने समाप्त किया? इंदिरा गांधी ने, तभी तो सब एंटी हुए थे इनके। इसके बाद आओ 35वां संशोधन 1974। सिक्किम को भारत द्वारा संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत का, इसको यहाँ इंग्लिश में लिख लो, क्या कहा था इसे? कैसी स्टेट बनाई थी ये? एसोसिएट स्टेट। लिख लो यहाँ, हाँ, सह राज्य, एसोसिएट स्टेट, सह राज्य का दर्जा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएट स्टेट। तो पेपर में आ जाएगा एसोसिएट स्टेट के रूप में किसको अपनाया गया था? सिक्किम को, 35वें अमेंडमेंट से। और अगले साल उसको खत्म करेंगे। देखो 36वां, टिक कर लो 36वां 1975 सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। पहले कैसा राज्य बनाया? सह राज्य। कौन से अमेंडमेंट से? 35वें से। 36वें से क्या किया? पूर्ण राज्य है। इसके बाद आ जाओ 42वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो,
बहुत बहुत काम का, बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। 42वां सब जानते हैं, किसने मिसयूज किया पावर का? इंदिरा गांधी। पहले क्या किया? बोली लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल, और फिर बोली कि जितने नीति निर्देशक हैं ये ऊपर और तुम सबके मौलिक अधिकार उनके नीचे। अपने आप नए नए चेंजेस देखो इसमें। 1976 इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए। व्यापक मतलब बहुत बड़े लेवल पे। और कुछ लोगों ने क्या कहा? इंदिरा गांधी अपना संविधान लिख के बैठ गई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट देखो, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता, एक एक्स्ट्रा लिख दिया। अखंडता आया था, एकता पहले से था, एकता को काट दो, अखंडता आया, एकता और अखंडता डबल हो गए अब, ठीक है। तो 3 शब्द नए लाई इंदिरा गांधी। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द क्या मूल ढांचा है? ये बाद में ऐड हुए हैं काफी साल बाद। तो क्या सरकार इनको हटा भी सकती है? क्योंकि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मूल ढांचे में परिवर्तन मत करना, बाद में तुम कुछ बदलो। तो मूल में ये शब्द नहीं थे, इसलिए आपको समाजवाद से हटाया जा सकता है, धर्मनिरपेक्षता से भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता, डबल टिक कर लो। मूल अधिकार किसके फायदे में होते हैं? नागरिक। और वो सरकार को शिकंजे में कसते हैं, लिमिट में रहे सरकार, हमारे मूल अधिकार हैं। इनकी सीमा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। नीति निर्देशक क्या थे? ये तुम्हें करने चाहिए, लेकिन तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या बोली इंदिरा गांधी? ये नीति निर्देशक ऊपर हैं और तुम्हारे मौलिक अधिकार नीचे। जनता को सीधे रास्ते पे लाने का तरीका था ये बहुत बड़ी बात कही, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट भी टिक करना, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। ये किसने सजेस्ट किए थे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। एक आदमी है जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह। सब कुछ इन्हीं का रिकमेंडेशन था, पूरे का पूरा। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट। और इसी में कहा आप सबको बहुत अधिकारों की डिमांड करनी आ गई। लोग कह रहे हैं कि इंदिरा ने गड़बड़ कर दी, तो ठीक है, अधिकारों की बात बाद में करना, पहले क्या निभाओ? कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य? 10। देखो, कर्तव्य तो थोप रही है और ऊपर से कह रही है तुम्हारे मौलिक अधिकार नीचे हैं और नीति निर्देशक तत्व ऊपर हैं। यानी आम आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत थी, जो अंबेडकर जी ने कहा था रास्ता सीधे कहां पहुंचा देगा? सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा वो सब पीछे हटा दो। सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तुम्हारे अधिकारों से ज्यादा। और तुम ज्यादा बोलते हो तो पहले क्या निभाया करो? कर्तव्य। ये टिक कर लो। यहाँ लिख लो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये अधिकारों की रक्षा करने के पक्ष में है या लोगों पे काम थोपने के पक्ष में है? तभी तो कह रही हैं कि भैया अपने अधिकार भूल के और कर्तव्य निभाओ। नेक्स्ट टिक करना, इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। यानी सरकार के कामों पे कौन नहीं ध्यान रख सकता? सुप्रीम कोर्ट। तो इलीगल है, गलत है ये। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लो, लोकसभा विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 साल कर दिया। बाद में ये ठीक किया गया था। इसके बाद लास्ट पॉइंट टिक करना, इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, इन विषयों को राज्य सूची से किसमें चेंज कर दिया? समवर्ती में। अगले पेज पे आ जाओ। बीच के 2 पॉइंट सेल्फ स्टडी के, पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे। अगले पेज पर आ जाओ, झ पॉइंट में। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, यहाँ लिख लो, ही कार्य करेगा। एक शब्द ले आई थी ही, के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुसार कार्य करेगा तो पहले भी लिखा था, इसने क्या कह दिया? अनुसार ही, मतलब अपनी मर्जी मत चलाना, हमारे अनुसार ही काम करना। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए और, अंडरलाइन करो, सर्वोच्चता स्थापित कर दी। तो संसद इसने सबसे ऊपर बना दी। किस पीएम ने? इंदिरा गांधी। क्या बोली? संसद के नियमों को कौन भी नहीं बोल सकता? सुप्रीम कोर्ट। यानी सब कुछ संसद है। नेक्स्ट चेक करना, 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान कहा गया। इसने आम आदमी के अधिकारों को क्या कर दिया और किसको ऊपर? और आम आदमी अधिकार की बात ना बोले, बल्कि क्या याद रखने तुम्हें? कर्तव्य है। और क्या बोली? संसद से ऊपर कोई नहीं है। और राष्ट्रपति कैसे काम करेगा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अनुसार ही काम करेगा। तो राष्ट्रपति के ऊपर बंधन लगा रही है, आम जनता के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सब कुछ नंबर 1 किसको बना दिया? संसद। इसीलिए सरकार गिरी थी 77 में। जब बहुत ज्यादा सर पे चढ़ेगा कोई, तो फिर लोग उसको वोट के टाइम पे दिखा सकते हैं कि पावर क्या होती है।
नेक्स्ट देखो 44वां संविधान संशोधन, ये किसने ठीक कर दिया? मोरारजी भी बेचारे दुखियारे ही थे। कब से सपना देखा था पीएम बनने का, कब जाके पूरा हुआ। और एक बार डिप्टी सीएम बना दिए थे, किसने? इंदिरा गांधी। फिर क्या ले आए एक बात की, जो राज्यसभा का है वो ना बने। अरे जो तुम्हारे सर पे ऊपर इतना बड़ी ताकतवर महिला है कि वो सब कुछ पूरा देश चला रही है, उसके खिलाफ फिर बाद में आनाकानी करके अलग हो गए। फाइनली फिर देश के पीएम बने। कब बने? 77 में। तब ये अमेंडमेंट लाए 78 में। टिक कर लो। 44वां संविधान संशोधन 78 में। पहला पॉइंट, 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार, टिक करना, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। इस आंतरिक का मिसयूज किसने किया? इंदिरा गांधी। तो मुरारजी ने कहा ये शब्द ही नहीं होना चाहिए, शब्द क्या ले आओ? सशस्त्र सेना। अब आगे पढ़ लो। अतः अब राष्ट्रपति आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। और सशस्त्र विद्रोह में टीवी अखबार बंद होंगे या चलेंगे? यानी आर्टिकल 19 भी चलता रहेगा, पहले बंद हो जाता था। याद है इनके बेटे ने, इंदिरा के बेटे ने, संजय गांधी ने टीवी अखबार सब रोक दिए थे कि क्या लगा हुआ है देश में? आपातकाल। अगला पढ़ लो। ये उपबंधित किया गया कि, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दी जाए। इंदिरा ने क्या किया था? एक फोन घुमा के फाइल लेके किसके घर पहुंच गई? फखरुद्दीन राष्ट्रपति भवन, और बोली सारा देश यही चाहता है, साइन कर दो। उसके बाद मुरारजी ने कहा कि अगर देश चाहता भी है ना तो आप क्या लेकर आएंगे? लिखित। और लिखित के बिना राष्ट्रपति की पावर है कि मना कर दे साइन करने से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दी जाए। संपत्ति के मूल अधिकार को, इसको टिक कर लो, समाप्त करके अनुच्छेद 300 क, कहां गया ये 300? भाग 12 में। इसके ऊपर लिख लो, भाग 12 के तहत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1) के पार्ट को यहां से सस्पेंड कर दिया। ये 31 और 19 किसके पार्ट हैं? भाग 3 मौलिक अधिकार। लिख लो यहाँ, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों से एक आर्टिकल पूरा हटा और एक का सब क्लॉज हटा। कौन सा पूरा हटा? 31। किसका सब क्लॉज हटा? 19 का। 19F हटाया और कहाँ ले गए? 300 में। 300 कौन सा भाग है? 12। हमने पीछे जब भाग याद किए तब याद किया था। नेक्स्ट पे आ जाओ। 74 में क्या कहता है? राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। तो वीटो यूज करनी है तो वापस भेजेगा या वैसे ही रोक ले? अगर वापस भेज दिया तो फिर दोबारा में साइन करने पड़े। किसने किया था ऐसा? एपीजे ने। किसकी सरकार में? कांग्रेस में। और दोबारा बने नहीं थे वो। नेक्स्ट टिक करना। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः कितने साल कर दी गई? 5 साल। इसके बाद 52वें संविधान संशोधन पे आ जाओ। 52वां कौन सी अनुसूची लाया? 10वीं। किस पे रोक लगाई? दल बदल पर। टिक कर लो। 52वां संविधान संशोधन 1985, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान। इसके बाद 55वां टिक करना नीचे। 55वां बहुत काम का है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य, अनुच्छेद 371 ज जोड़कर विशेष व्यवस्था। जितने बाकी राज्य हैं वो सब विशेष किससे बने? 371 ABCD करके बना दिए। आर्टिकल 370 स्पेशल किसका था? जम्मू कश्मीर का। 56वां भी बहुत काम का है, 1987, जो पीछे 1961 में था ना, क्या क्या था? गोवा, दमन दीव, अब उससे जुड़ा है ये। चेक कर लो। गोवा को दमन दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पहले ये क्या था? यूटी। यूटी कब बना था? ये 1962 में। 61 में कब्जा, 62 में यूटी बना। आगे टिक करना। दमन दीव को यूटी के रूप में रहने दिया गया। अनुच्छेद कौन सा नंबर दे रहे हैं? 371 ज। ये किसके लिए होते हैं सारे? विशेष। टिक कर लेना। गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान। गोवा के लिए कितने सदस्य? वैसे मिनिमम कितने से कितना है? 60 से 500, तो ये अपवाद में है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ। 61वां तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। क्या हुआ था इसमें? 21 से घटाकर आयु। टिक कर लो। पहली लाइन पीछे टिक करना। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। इसके बाद 69th और 70th भी तुम्हें अच्छी तरह पता है, दिल्ली और पौंडीचेरी। टिक करो। 69th इंपॉर्टेंट लिख लो।
ये बहुत बहुत काम का है, ध्यान से समझो, तुमने सब पढ़ा हुआ है ये। 2 नए अनुच्छेद आए, अनुच्छेद 239 ए क अंडरलाइन करना, और 239 ए बी या क ख, इंग्लिश में भी टिक कर लो इसको सामने। आर्टिकल 239 ए दोनों कैपिटल और 239 ए बी, ये मैंने पीछे भी लिखवाया हुआ है तुम्हें, सेम बात है। आगे टिक करना, जिनके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, उसका नाम गोवा के 40 हैं, 30 होनी, फिर 1 मिनट, 32 तो है सिक्किम की, हाँ ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, गोवा की 40 है। फिर ये आगे किसी अमेंडमेंट से बढ़ेंगी, किसी अमेंडमेंट से बढ़ाई होंगी, यहाँ लिख लो वर्तमान में 40, ठीक कह रहा है, क्योंकि अरुणाचल की 60 है और गोवा की 40 हैं और 32 सबसे कम है सिक्किम की, बल्कि सिक्किम की भी ना 33 हैं, मैंने वो चेक किया था, वो बीच में ये था, देखो सिक्किम जो है ना सबसे कम सीट वाला, उसमें 30 सीट थी और 3 जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड की थी। अब जब दोबारा डिटेल पढ़ेंगे ना एमएलए की तब करा दूंगी ये। चलो इसको अभी 30 में 40 कर लो, बाद में बढ़ी थी ये। 69 पे वापस आ जाओ, 239 ए और 239 ए बी बहुत काम का, अंडरलाइन करना। दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इंग्लिश में आ जाओ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीआर और एनसीटी का अंतर भी हमें पता है ना, एनसीटी में इलेक्शन हो सकते हैं, एनसीआर में इलेक्शन नहीं होते। एनसीआर मतलब है हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, आबादी को जगह जगह बसाया गया, लेकिन इलेक्शन एनसीआर में नहीं होते, वो एनसीटी में होते हैं। ये टिक कर लो आगे। तो 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का उपबंध किया गया, इसमें सीएम समेत 7 मंत्री होंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके। नेक्स्ट पे आ जाओ, 70वां संविधान संशोधन, बहुत काम किए हैं दोनों। इसके द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। ये बहुत काम का था क्योंकि दोनों किसके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, राष्ट्रपति के में। 69, 70 दोनों इंपॉर्टेंट। 73वां टिक करना, ये भी बहुत काम का। संविधान की अनुसूची 11 पहले 9वीं किससे आई थी, पहले से। 10वीं किससे आई, 52वां। 11वीं आई 73 और 12वीं आई 74। टिक कर लो 11। भाग 9 अनुच्छेद 243 के बाद 243 ए से लेके 243 ओ तक, और ये हम पीछे लिख के आए थे, टोटल 16 आर्टिकल हैं। 243 को भी ऐड करेंगे और ए से ओ को भी। भारत में पंचायती राज की स्थापना का उपबंध लिख लो यहाँ, टोटल 16 आर्टिकल हैं। 16 कैसे हैं, 243 एक है और 243 ए से स्टार्ट करके ओ तक। 243 पहले लिख दिया था अंबेडकर जी के टाइम में, फिर ए से ओ तक बाद में चेंज किए गए। क्या हुआ, 89। अच्छा, इसका सन ठीक करना 61वें का। एक्चुअली संशोधन होने और लागू होने में 2-4 महीने लग जाते हैं। 89 ही टिक करना अगर पेपर में आए। नेक्स्ट पे आ जाओ, 73वां कर लिया हमने। 74वां टिक करना, ये 93 में लागू हुआ था, 73 वाला भी और 74 वाला भी। पंचायती राज दिवस कब बनाते हो, हाँ, लेकिन ये सारे काम कब हो गए थे, दिसंबर 1992 में। लागू होते होते क्या आ गया था, 1993। ये ऐसे ही है जैसे 61वां 1989 में लागू हुआ था, जब इलेक्शन हुए थे मई में। उससे पहले इसके ऊपर काम कब हो गया था, 1988 में। ये टिक कर लो। 74वां अनुसूची 12 भाग 9 क, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों का गठन और संरचना। मिनिमम एज इसी में तो है, कितनी उम्र के लोग बन सकते हैं, 21 साल के। लिख लो यहाँ, न्यूनतम उम्र 21 साल, इससे छोटी कोई एज नहीं है भारत में एमपी एमएलए की। अगर नगर पालिका नगर निगम का मेंबर बनना है तो सबसे कम उम्र 21 साल। 77, 81 छोड़ सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो बाद में पढ़ लेना। अगले पेज पर आ जाओ, 84वां काम का है ये। 84वां सीटों से जुड़ा है ना, कब तक नहीं बदलेंगी, 2026 तक। इसमें तीसरी लाइन पीछे टिक करना, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तित न करने का प्रावधान। तो तुम कॉमन सेंस लगाओ, अब कौन सी जनगणना के बाद बदलेंगी ये, 2031, क्योंकि लिखा है 26 के बाद होने वाली पहली, तो कब होगी वो, 2031 में। अगला भी तुम्हारे काम का है, 86वां पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी ना
जिनके बच्चे किस उम्र के हों? 6 से 14। बिल्कुल ठीक है, अंडरलाइन कर लो। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता। नेक्स्ट लाइन टिक करना। अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया। 45 और 51 क में भी संशोधन किया गया। 45 क्या था, अगर तुम्हें याद हो, कहाँ था 45? हाँ, 36 से 51 कहाँ लिखे हुए थे? भाग 4 में। क्या थे ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। यहाँ एज तुम्हें याद है 45 में क्या थी? 0 से 6 साल। क्या नई शिक्षा नीति में इसको कंसीडर करेंगे? नई शिक्षा नीति में 3 साल के बाद से कह रहे हैं बच्चे को स्कूल भेज दो, जिसको कह रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अभी तक 45 इन बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की बात करता था, क्योंकि आपने देखा कि आपके स्कूल, आपके जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें पहली क्लास किस एज के बाद स्टार्ट होती है? 6, और 6 से कितने तक फ्री है? 14। कितने तक की क्लासेस? 8वीं। अब आपकी सरकार कह रही है कि हम 3 साल के बाद से बच्चों को पढ़ाएंगे, और नई शिक्षा नीति देखो लागू ही नहीं हो पाई, दूसरा साल चल पड़ा, जिसमें इनका कहना था कि PP 1, 2, 3 और फर्स्ट और सेकंड, इसको हम रखेंगे सबसे छोटा विंग। इसमें 3 साल के बच्चे की एंट्री होगी, 3 से 4, 4 से 5 साल का बच्चा, इसमें 6-7 साल तक का बच्चा, क्योंकि फर्स्ट क्लास का मतलब होता है 5+ का बच्चा, तो कह रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, तो लगभग 3 साल से 7 या 8 साल तक का बच्चा फर्स्ट विंग में रहेगा, जिसमें वो बस उसको खाना खाना है आके और सोना है और कविताएं सीखनी है, कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी। इसके बाद बच्चा सेकंड पार्ट में पहुंचेगा, जिसमें वो 3rd क्लास, 4th और 5th क्लास पढ़ेगा। फिर वो पढ़ेगा 6th, 7th और 8th क्लास, और फिर फाइनली 9th और 10th और 11th और 12th। ये जो पढ़ाएंगे ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होंगे, जो पहले सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़ाए थे वो 9वीं से पढ़ाएंगे। इनको पढ़ाएंगे जो मिडिल तक के स्कूलों में टीचर्स थे, और इनको पढ़ाएंगे जो PRT थे पहले, और इनके लिए स्पेशल, अब देखना बहुत ज्यादा वैकेंसी आएंगी NTT टीचर्स की। तुमने अगर ध्यान दिया हो, DSSB में पिछले 3-4 साल से लगातार वैकेंसी NTT की आ रही हैं। पहले 8-10 साल तक वैकेंसी ही नहीं आई। अब आने वाले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा लगाए जाएंगे नर्सरी टीचर्स, क्योंकि अब 3 साल प्लस में स्कूलों में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो अलग बात है कि फॉलो कब होगी, है ना, क्योंकि ये साल तो लगता नहीं कि फॉलो कर पाएंगे। पिछले साल आनी थी, ये साल भी नहीं हुआ, और आजकल वो दोबारा चल रहा है ना कि मोदी जी ने ऐसी परीक्षा पे चर्चा की कि परीक्षा ही रद्द हो गई। इससे तो बढ़िया चर्चा ही ना करते। कैसी चर्चा की? 10वीं क्लास में कह तो दिया इस बार ऑब्जेक्टिव होगा पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर के बेसिस पे आप सोचो कैसे आप बच्चे का जजमेंट करोगे, कौन इंटेलिजेंट कौन मेहनती। और सबसे ज्यादा जो तुम्हारा दिमाग बढ़ता है ना, वो 9वीं से 12वीं के बीच में पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे मेहनत होती है। बच्चे का काम ज्यादा जो होता है ना पढ़ने का होता है, वो सब खत्म हो गया। चलो जल्दी से पढ़ ले। 86th अमेंडमेंट इसी का है, हमने पढ़ लिया। 45 के ऊपर कितनी एज लिखोगे? 0 से 6 लिख लो यहाँ। 45 के ऊपर 0 से 6। और आगे पढ़ो। अनुच्छेद 51 क के तहत संशोधन द्वारा कौन सा कर्तव्य जोड़ दिया? 11वां। अब देखो 10 कर्तव्य किससे आए थे? 10, 42वां। और 11वां किससे आया? 86वां। ये कौन से सन की घटना है? 1976 की, और ये 2002 की। तो दोनों अलग अलग हैं, एक ही पॉइंट है, बात दो हैं ये। नेक्स्ट टिक करना इसमें 11वां कर्तव्य। इसके बाद आ जाओ 91वां संविधान संशोधन। 91 में 15% वाली बात करेंगे। तीसरी लाइन पीछे टिक करना, तीसरी लाइन के पीछे मंत्री परिषद का आकार नियत कर दिया, फिक्स कर दिया। अब केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगी। कोएलिशन गवर्नमेंट में सबको मंत्री बनाते थे, तो इन्होंने कहा रुक जाओ, लिमिट के मंत्री कितने परसेंट ज्यादा? 15%। 92वां टिक कर लो भाषा वाला। भाषा के 3 थे ना, 21, 71, 92 टिक करना। संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 4 नई भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आ गई? 22। आप सबको 22 का नंबर और अल्फाबेट याद है, ABGH KKMM OPSTTU
यू। ये हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ये अगर कोंकणी कहें बाद में आएगी, तो ये कश्मीरी और कन्नड़, मराठी, नीचे वाली मलयालम, ओडिसी जिसका नाम ओडिया बन गया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये कितनी हो गई? 14। ये गिन के देखो, ये 14 अल्फाबेट है। इसके बाद तुम्हें सारी आती हैं, +1 +3 +4। ये है सिंधी, ये है अणा नेपाली, और इससे अगली है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। किस अमेंडमेंट से आई हैं ये? 21, 71, 92। 21वां, 71वां, 92वां। ये तीनों हमें अच्छी तरह याद है और ये फॉर्मूला हमें याद है, बस ये टिक कर लो। यहाँ शॉर्ट में बेशक लिख लो ABGHKK, फिर तुम्हें बाद तक याद रहेंगे। यहीं लिख लो एक लाइन में, छोटी सी में, इसी में ABGHKK MMOPSTTU। बोलने से याद है, AB पढ़ा हुआ है, GH पढ़ा हुआ है। और असमिया, बंगाली तुम अच्छी तरह जानते हो, गुजराती, हिंदी। मणिपुरी यहाँ मत टिक करना। MM का मतलब एक मराठी और एक मलयालम। KK का मतलब एक ऊपर कश्मीरी और एक कोंकणी नहीं है, ये एक कन्नड़ है। कोंकणी तो अणा वाली में चली जाएगी, अणा वाली उधर है ना, कोंकणी मणिपुरी। ठीक है, तो ये 14 भाषाएं। इनमें से नोट पे कितनी मानक है? नोट पे कितनी मानक है? नोट पे टोटल कितनी है? बॉक्स में कितनी है? बॉक्स में 15 में से हिंदी है क्या? बॉक्स में हिंदी नहीं है। ठीक है, चलो 91वां समझ में आया, 92वां हुआ। इसके बाद 96वां कुछ खास नहीं है, बस ओडिया जो भाषा है ना, उसका नाम बदल के उड़िया था, ओडिया कर दिया। ऐसा क्यों किया गया होगा? उड़ीसा का नाम क्या किया था? ओडिशा। तो भाषा का नाम में ऊ से क्या बना दिया? ओ, ओडिया भाषा। कुछ वैसे बड़ी बात नहीं है ये। पेज अगले पे आ जाओ, 135 पे, बहुत बहुत काम का एक ऐसा अमेंडमेंट जिसको पूरी तरह निरस्त कर दिया था। किन लोगों ने? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने। कौन सा अमेंडमेंट पूरी तरह खत्म किया? जब मोदी सरकार नई आई थी 2014 में, आते ही सबसे पहले किया कि किस किस को हमें कंट्रोल में करना है। तो इन्होंने देखा कि संसद के ऊपर कौन कंट्रोल कर सकती है अगर हम गड़बड़ करें, CJI और उनकी परिषद पूरी। तो इन्होंने क्या किया, दिसंबर में एक अमेंडमेंट ले आए और कहा कि जैसे ये कॉलेजियम व्यवस्था है, कॉलेजियम पता है, और डिटेल पढ़ेंगे जब CJI पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मोटी मोटी बात करते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था का मतलब होता है ग्रुप, इंपॉर्टेंट लोगों का ग्रुप। दूसरी भाषा का शब्द है। हमारे यहाँ पे CJI डिसाइड करता था बाकी 4 जजेस के साथ मिलके कि अगला CJI कौन होगा, किसको सुप्रीम कोर्ट में उठा के किस हाई कोर्ट से ले आए। यानी ये अपने परिवार में किसको ऐड करना है खुद सोचते थे। इसमें PM MP का कोई लेना देना, राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप में लिखा है कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल अलग रहेंगी। लेकिन इन्होंने अपनी चालाकी चली 2014 के एंड में, दिसंबर में, और बहुत स्पीड से लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया और कहा कॉलेजियम बकवास है, कॉलेजियम को खत्म करो और इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और इनके लिए भी ऐसा ही कमीशन बनाओ जैसा SSC है, UPSC है, जो कैंडिडेट्स की भर्ती करता है, और इसको नाम दे दो NJAC, नेशनल जुडिशरी एडवाइजरी कमेटी या कमीशन। अब इस कमीशन में कह दिया कि हमारा विधि मंत्री होगा, उसमें प्रधानमंत्री होगा। विधि मंत्री पढ़ा लिखा हो ऐसा कहीं लिखा तो नहीं होगा ना। विधि मंत्री कायदे से कौन बनाना चाहिए? जिसको विधि की नॉलेज हो। फिर भी इनका क्या भरोसा, अगर ये एजुकेशन मिनिस्टर किसी ऐसे को बना सकते हैं जिसके पास कोई डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए खुद अपने हक के लिए कौन खड़ा हो गया? CJI और उनके सारे बड़े बड़े जितने जजेस थे, और कहा भाई ये किस बेसिस पे, किसने कहा तुम्हें करने को, और तुमने ये कैसे कर दिया, ये इलीगल है। और NJAC जो पूरी तरह राष्ट्रपति के साइन हो गए थे, उसको पूरी तरह निरस्त कर दिया। इतिहास में पहला अमेंडमेंट है जब अपने फायदे के लिए खुद कौन खड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपनी तो फिक्र हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी जनता की भी फिक्र होनी चाहिए कि ये इतने बोर्ड जो बना रखे हैं, NJAC भी तो पैसे ही खाता इनकी भर्ती के लिए। ऐसे ही ढेरों बोर्ड हैं जो काम नहीं करते। पर वही बात है, आम आदमी की सुनता कौन है? ये SSC जैसा बनने वाला था, ये जो अपने ये UPSC है ना, इस तरह का बोर्ड बनता, लेकिन इसको बैन करवा दिया और कह दिया कौन सी व्यवस्था चलेगी? कॉलेजियम की व्यवस्था। वही है ये।
99th अमेंडमेंट, बहुत काम का। इस संशोधन द्वारा, अंडरलाइन कर लो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का प्रावधान किया गया। इसमें अगले पैराग्राफ में आओ, इसी में, किंतु 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. केहर, उस टाइम सीजेआई रहे होंगे, की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1, मतलब 4 बोले गलत है, 1 बोला ठीक है, के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। तो पूरी तरह निरस्त होने वाला कौन सा अमेंडमेंट है? 99। यहाँ लिख लो, इसके ऊपर लिखो, पूरी तरह से निरस्त होने वाला अकेला अमेंडमेंट, वरना आज तक कुछ इतना निरस्त नहीं हुआ। पूरी तरह से खत्म होने वाला अकेला अमेंडमेंट कौन से नंबर का है ये? 99वां। किसके खिलाफ था ये? जजेस को अपने कंट्रोल में लेने के एक तरीके के लिए था। किसने खत्म करवा दिया? खुद सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन। आपने और बांग्लादेश ने, मैंने शायद कई बार बताया, कुछ बस्तियों का लेन देन किया था, है ना? 51 हमने उनको दी, उनकी 111 नहीं, हमने 111 वाली और उन्होंने 51 वाली, लैंड एरिया का कुछ, वही है ये। इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच, टिक कर लो, 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इसमें चौथी लाइन पीछे टिक करना, भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 एनक्लेव बांग्लादेश को प्राप्त हो गए और बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 एनक्लेव भारत में शामिल हो गए। तो मतलब एक तरह से लेन देन करके हमने निपटा लिया। कौन से लड़ाई को? भारत और बांग्लादेश की। बहुत पहले एक लड़ाई थी, क्या नाम था उसका? 3 बीघा समझौता। लिख लो यहाँ, हमारे और इनके बीच में डिस्प्यूट था। 3 बीघा समझौता इंदिरा गांधी के टाइम से चला आ रहा था। और वहां का कौन था वो, क्या नाम था उस आदमी का? उसकी बेटी आजकल है वहां, शेख मुजीबुर रहमान, जिसका मर्डर हुआ था 15 अगस्त 1975 को। उससे पहले समझौता था ये। चलो 101वां संविधान संशोधन। 101 के रुपए होते ना, 101, तो ये जीएसटी चेप दिया 101 रुपए में तुम्हें, ये टिक कर लो। इस संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बताओ, इतनी बड़ी बात है तो कैसे अमेंडमेंट किया होगा? दोनों का विशेष और आधी विधानसभाओं। किन विधानसभाओं ने मानी होगी? जहां किसकी सरकार रही होगी? बीजेपी। और आप जानते हैं कि उस दौर में बीजेपी का परचम पूरे देश में लहरा रहा था। ये टिक कर लो, जीएसटी। इसमें सीधे सेकंड पैराग्राफ पे आओ। ये विधेयक संघ और राज्य दोनों से संबंधित है, क्योंकि जीएसटी आपने देखा है, एसजीएसटी भी देते हो और सीजीएसटी भी देते हो, इसीलिए अंडरलाइन रखो। अतः इसे अधिनियमित होने से पहले कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। इसके बाद एक पिंक कलर की लाइन में बीच में लिखा है, टिक करना, इसमें असोम जीएसटी को अनुसमर्थन देने वाला पहला राज्य रहा। तो जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से आया? 101वां। 100 से क्या हुआ था? आपने जमीन उनको और अपने। 99वां किसने फेल करवाया? इस सीजेआई और इन सब ने। 101 वैसे भी किसी को, अच्छा भाई शगुन देना 101 रुपए का, 101 से जीएसटी याद कर लो, पैसा। अगले पेज पर आ जाओ। 102वां ओबीसी से जुड़ा था, बस एक लाइन में टिक कर लो, ओबीसी। और इसके बाद अब लास्ट कौन सा चलेगा? 104वां। जब ये बुक दी थी मैंने उनको लिखने के लिए, तब तक 104वां हुआ नहीं था। कब हुआ ये जनवरी 2019 में। इस 20 में, 19 में तो बुक आ गई थी ना, 20 में हुआ। 103वां आना, लास्ट पॉइंट पढ़ो, तुम्हें धक्का लगेगा पढ़ के। केंद्र सरकार में नौकरियों में अब आरक्षण की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 59%। इसका मतलब समझते हो? अनरिजर्व्ड की सीटें और घट गई। जब आपके देश में ये आरक्षण का मुद्दा था ना, तो कोई भी राजनेता मुंह उठा के आता और कहता फलानी जात पात को मैं आरक्षण दूंगा, तो उसका क्या बिगड़ना था? उसके घर से कौन सा कुछ जाना था? उसके बेटे को वैसे भी नौकरी नहीं चाहिए। अब वो अगर 100 नौकरियां हैं, मान लीजिए इसमें से 20% पहले आरक्षित थी, अब कोई भी नेता आया 5% आरक्षण फलानी जात पात के लोगों को, तो ये 20 में से 5 गई हैं। इस 20 का कुछ नहीं गया, इसमें से 100 में से 5 गई। अगला फिर आया, मैंने फलाना जाति के लोगों को उसमें शामिल कर दिया, इनको भी आरक्षण, 7% फिर गया, फिर 8% गया, फिर 5%, जाते जाते फाइनली किसी को चिंता हुई और किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली, जनहित याचिका, कि जैसी भैया ये तो आते हैं
5 साल के लिए लालच देके और रफू चंपत हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं ये। और इनके बाद फंसता है आम आदमी, क्योंकि उसको तो कंपटीशन, उसको, उसकी पीढ़ी को, सबको देना है। हमारे पेरेंट्स भी मेहनत करते थे, हमें भी करनी है, हमारी पीढ़ी को भी करनी है। नेताओं के ना माँ बाप ने मेहनत की, ना उनको करनी, ना उनकी अगली पीढ़ी को करनी। तो ये 100 में से जो आप लगातार ये काटते जा रहे हो, इसका नुकसान किसको होने वाला है? अनरिजर्व को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, सब चीजें एक तरफ, आरक्षण भी जरूरी, लेकिन 49.5% से ज्यादा सीटों पर आरक्षण नहीं होगा। आपको आरक्षण देना है, आप कहीं से दो, अनरिजर्व्ड को 51% सीट मिलनी चाहिए। अच्छी बात है ना। अनरिजर्व्ड सबके लिए खुला द्वार है। एससी अनरिजर्व्ड में आ सकता है कोई भी महिला, कोई भी अपाहिज, दिव्यांग, कोई भी, क्योंकि अनरिजर्व्ड में तो जो टॉपर है वही अनरिजर्व्ड में आ जाएगा। यही तो होता था। अब तो मुझे नहीं पता, पर हमारे टाइम तक ये था कि किसी भी कैटेगरी के टॉपर किस में आ जाते थे? अनरिजर्व। उनकी कैटेगरी के नीचे वालों के मजे, क्योंकि उनमें से 2-4 तो अनरिजर्व में चले गए। फंसता था अनरिजर्व्ड वाला, क्योंकि अगर वो लिस्ट में पीछे है तो उसकी जगह वो जो बाकी कैटेगरीज के टॉपर हैं वो ले लेंगे। अब ये और ज्यादा बढ़ा दिया और जनता को कानो कान खबर ही नहीं हुई कि कितने % पर ले आए, 59%। यानी फंस कौन गया है इसमें? अनरिजर्व। अब अनरिजर्व्ड के बच्चों को सिर्फ कितनी सीटों पर काबिज हो सकते हैं वो? 40% पर, 40% पर। तो कुछ दिनों में और 2-4 नीतियां बदलेंगी और फिर कहेंगे अनरिजर्व्ड कौन है, 2-4% ही बहुत है, बाकी सब आ जाओ रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन का इतना बुरा हाल कर दिया। अब बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि हम इसमें, ये कौन सी गरीबी वाली भी निकाल दी ना, इसमें भरे या फिर अपनी जात पात वाले में। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। कल को तुम्हारा 1% ऊपर नीचे आ गया तो मुझे कहोगे मैडम की वजह से हमने इसमें भर दिया। अपना खुद देखो किस कैटेगरी में। पर ये कैटेगरी का सिस्टम इतना घटिया बना दिया कि जो लोग सच में हकदार थे उनको नहीं मिलता ये, और फालतू में कोई झूठे मूठे सर्टिफिकेट बनवा के। सबसे बड़ा नुकसान बेचारे अनरिजर्व्ड के बच्चे का है, क्योंकि अगर इसको आना है, कल मेरे पास एक मैसेज था, एक लड़की थी सुनीता, मेरी यहीं पे पढ़ती थी हमारे पास, 2-2.5 साल पहले केवी में सेलेक्ट थी। अब उसका सिलेक्शन अनरिजर्व्ड में है, 0.0 मतलब 1 से रुका हुआ था, 0.1, कितना कम नंबर है ना। वो केवी में थी, कभी बिहार, कभी आंध्र प्रदेश, कहाँ कहाँ। उसका बेटा है 7 साल का, तो परेशान थी, दुखी थी। अब फाइनली कल रिजल्ट में उसका हो गया सिलेक्शन। 122 पॉइंट कुछ पर लगी है DSSP के PRT की, हो सकता है किसी का कोई जानकार भी हुआ हो, 122 पर। और बाकियों के देखो तो 90 पर, 80, 90 पर, 105 पर, 103 पर या 97 पर। अब तुम देखो अनरिजर्व्ड का कंपटीशन कितना तगड़ा है। और ये कोई ऐसा नहीं है, सुनीता बिल्कुल नॉर्मल से यहीं सोनीपत के पास के एक गांव की है। बहुत स्ट्रगल किया उसने, कम से कम 1-1.5 साल लगातार आई। छोटा सा बेटा था 1.5 साल का, उसको अपनी सास के पास छोड़ के आती थी, रोज सुबह आके रात में जाती थी। कितना स्ट्रगल देखा। अब 2 साल से केंद्रीय विद्यालय में कहीं कहीं पे धक्के खा रही थी। फाइनली अब जाके दिल्ली में MCD में उसका DSSP में हो गया। वो इतनी खुश थी कल। सैलरी उसकी अब कम होगी, क्योंकि केवी में उसको 2 साल में इंक्रीमेंट भी तो मिल गया ना, लेकिन वो कह रही थी मैं इसमें भी खुश हूँ। अब उसकी सैलरी रहेगी 54,000, जबकि 54 उसके नजरिए से कम है ना। अब उसकी सैलरी वैसे बढ़ बढ़ के मेरे ख्याल 58 के आसपास आ गई। ये 4,000 नहीं दिख रहे, उसको दिख रहा है आराम, क्योंकि केवी में आज यहाँ है, कल कहीं और चली जाएगी। उसके हस्बैंड दिल्ली पुलिस में थे, कई साल पहले लग गए थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की वो नौकरी छोड़ के और दास में उससे नीचे के रैंक की जॉब ज्वाइन कर ली। तो कल मैं पूछ रही थी कि अब कैसा चल रहा है उनका कामकाज, तो कही थी बिल्कुल बहुत बढ़िया लाइफ हो गई। 5 दिन जाना पड़ता है, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी, जबकि दिल्ली पुलिस में ना नए साल की छुट्टी होती थी और ना किसी त्योहार की। तो लाइफ बड़ी हेक्टिक थी। ये देखो 2 नौकरियां छोड़ दी हस्बैंड वाइफ ने और दोनों ने अलग अलग जॉब पकड़ ली, पर अब लाइफ सेटल्ड है। तो मैं क्यों बता रही हूँ, ये जो अनरिजर्व्ड वाले हैं ना, ये ऐसे इतनी ज्यादा ऊंची लिस्ट पे जाके अटक जाते हैं। तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी बाकियों से। 90 और 122 में जमीन आसमान का अंतर है, उस हद तक पढ़ना पड़ेगा। चलो एक लास्ट लाइन लिख लो आज की, यहाँ ऊपर लिखो 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। फटाफट से मेंशन कर लो, क्योंकि 2 महीने बाद, ये 3 महीने बाद याद नहीं रहेगा। क्या लिखोगे तुम्हें पता है इसमें? बताओ क्या लिखोगे? SC ST, हाँ SC ST की सीट्स का आरक्षण कहाँ रखा गया एज इट इज? लोकसभा की सीट्स में। ये लिख लो, सीट्स पर। और ये कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? 10 साल, यानी 2030 तक के लिए। कितनी कितनी सीटें अगर तुम्हें याद हो?
84 और 47। और अभी हम एक पॉइंट पढ़ के आए कि 2026 की जनगणना के बाद अमेंडमेंट कोई चेंज आएगा, यानी 31 के बाद। तब तक तो बढ़ाई दी, तब तक ये ऐसी रहेंगे 84 और 47। एससी की कितनी है? 84 सीट्स हैं और एसटी की 47। ये 2030 तक कोई चीज इसमें बदलाव नहीं लाएगी। इसी अमेंडमेंट में क्या किया 104 में ही, आर्टिकल 331 अनुच्छेद और अनुच्छेद नंबर 333, इनसे क्या किया है, एंग्लो इंडियन कहाँ? लोकसभा में। और एंग्लो इंडियन कहाँ पर? विधानसभा में सीटें खत्म कर दी। सीट तो ऑलरेडी थी नहीं, ऐसे किसी को नॉमिनेट करते तो बंद कर दिया। तो 333 अनुच्छेद एंग्लो इंडियन लोकसभा, ये लिख लेना, बाद में याद नहीं आएगा। और 333 अनुच्छेद एंग्लो इंडियन विधानसभा का मनोनयन समाप्त। तो कौन से दो आर्टिकल अब यूजलेस हो गए? 331 और 33। एक आर्टिकल में इनकी परिभाषा भी दी गई थी 366 में, 366, इसमें एंग्लो इंडियन की परिभाषा अब हमारे किसी काम की नहीं रही है, ये भी लिख लेना। एआई मतलब एंग्लो इंडियन, अब यूजलेस है ये हमारे लिए। तो ये 104वां अमेंडमेंट था। कब किया गया? जनवरी 2020 में, और अभी तक कोई दोबारा नहीं हुआ। अब तो बस एक अमेंडमेंट हो जाए कि इन लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ऐड कर दे, लेकिन वो कोई करेगा नहीं, क्योंकि जो वहां बैठे हैं वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। ये 2-3 चीजें लिख लेना, ठीक है? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट।